आज हम बीएफएम में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये आपका टॉपिक हो जाएगा हमारा बीएफएम का बेसल 3 नॉर्म। सो बेसल 3 के ऊपर ये हमारा केस स्टडी है और बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो बेसल 3 का केस स्टडी, उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक भी देख लेंगे कि क्या एग्जैक्टली बेसल 3 में बोला था। बैंकों का होता है मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, 5.5 एडिशनल टीयर 1। ठीक है, मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 के साथ एडिशनल टीयर 1 कितना होना चाहिए, एडिशनल टीयर 1 हो सकता है 1.5। यानी अगर ये मिनिमम जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है वो 5.5 है, तो ये जो एडिशनल टीयर 1 है वो कितनी होगी, वो होगी मैक्सिमम 1.5। तो टोटल कितना हो गया, 5.5 में 1.5 ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 7 हो गया ये हमारा। तो कॉमन इक्विटी टीयर इतना तो होना चाहिए कम से कम, इंक्लूडिंग एडिशनल टीयर 1। अभी एडिशनल टीयर में क्या क्या आता है, वो तो हमारा परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स या परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सो ये आपका टीयर 1 हो गया। टीयर 2 कितना होना चाहिए, टीयर 2 मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 2%। अगर आपका कॉमन इक्विटी, मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5 है तो एडिशनल टीयर 1 मैक्सिमम 1.5 होगा और टीयर 2 कितना होगा, 2%। ये भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो एडिशनल टीयर 1 1.5% मैक्सिमम होना चाहिए और टीयर 2 2% मैक्सिमम होना चाहिए। कब, जब कॉमन इक्विटी जो टीयर 1 कैपिटल है वो मिनिमम 5.5% है। ये हमारे बेसल 3 नॉर्म में बोला है। ठीक है, ये हमें खुद से याद रखना पड़ेगा, ये हमें खुद से याद करके जाना पड़ेगा। एग्जाम में हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं होगा, पर इस बेसिक डेटा के हिसाब से जो हमारे बेसल 3 में बोला गया, इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 7 और 2 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। तो टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के 9% हो गया। हमने देखा था ना कि बेसल 3 नॉर्म में बोला गया था कि बैंकों को कम से कम 8% रखना है। तो हमारे आरबीआई ने बोला कि बैंक, इंडिया के जो बैंक है वो 9% रखेंगे। तो 9% का कैलकुलेशन इस हिसाब से पूरा होता है। 9% में कैसे कैसे ब्रेकअप होते हैं वो आप देखिए। मिनिमम कॉमन टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए 5.5%, ये मिनिमम है। और एडिशनल टीयर 1, अभी एडिशनल टीयर 1 में क्या क्या आता है वो भी हम देख लेंगे। एडिशनल टीयर 1 1.5% और टीयर 2 कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2% होनी चाहिए। कि ये क्या है, ये है मैक्सिमम। इतना तो हमें एज याद करके जाना पड़ेगा। इसके साथ बैंकों को कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो कि 2.5% रखना होता है। तो 9 में आप 2.5 ऐड कीजिए, कितना हो गया, 11.5%। लेकिन ये जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है 2.5, तो ये एक बार में नहीं रखना, इसका सीरीज था कि मतलब इतना, इस हर साल थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाना है। इस तरह से सीसीबी का कैलकुलेशन था और वो हिसाब से 31 मार्च 2020 में पूरा हो जाना था कि पूरा 2.5% बैंकों को 31 मार्च 2020 तक रखना था। लेकिन वो कोविड का, कोरोना, वो सब प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ये कोविड की वजह से टाइम बढ़ता जा रहा है, तो अभी भी बैंकों को पूरा नहीं रख पा रहे बैंक। पर पहले जो डेडलाइन था वो था 31 मार्च 2020। ठीक है, ये भी एक्सटेंड हो गया। तो हमारे को क्या क्या याद रख के जाना है, हमें जो ये टेबल में आपको यहाँ पे सामने ये जो दिखेगा, ये आपको पूरा खुद से याद करना है कि मिनिमम कॉमन, ये किसके हिसाब से, ये बेसल 3 नॉर्म के हिसाब से कि बैंकों को जो अपनी कैपिटल, हमने देखा ना कि 9% बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। 9% का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका ब्रेकअप कैसे होता है, वो हमें याद करके जाना पड़ेगा। मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 होना चाहिए 5.5%, एडिशनल टीयर 1 होना चाहिए 1.5% और टीयर 2 क्या हो जाएगा, 2%। ठीक है, अभी ये टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंस क्या है। टीयर 1 कैपिटल बैंकों की वो होती है जिसको, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है। अभी लिक्विड का मतलब क्या है, मतलब बहुत ईजिली वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है और जब हमारी रिक्वायरमेंट हम फटाफट से उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हो गया आपका टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल क्या हो गया, टीयर 2 मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि जब बैंकों का वाइंडिंग अप का टाइम आएगा, क्लोजर का टाइम आएगा, तभी इस टीयर 2 कैपिटल को यूज़ किया जाएगा। जब भी छोटी मोटी इमरजेंसी होगी तो टीयर 1 कैपिटल ही बैंकों के काम आती है। ठीक है, तो इसीलिए टीयर 1 कैपिटल के ऊपर आरबीआई ज़्यादा जोर देता है बैंकों को। आप देखिए टीयर 2 बोला है कि अगर टीयर 1 5.5 और एडिशनल टीयर 1 मिला के कितना हो गया, 7%। तो टीयर 1 7% रहेगा तब जाकर ये 2% रहेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टीयर 1 हमारा कितना है, 5.5%। तो टीयर 1 जो है हमारा मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5 और एडिशनल टीयर 1 भी कितना है, 1.5। तो ये देखिए कितना ज़्यादा है 5.5 और यहाँ पे सिर्फ 2% है। तो ऐसा क्यों किया गया है,
टीयर 2 के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्योंकि सिर्फ टीयर 2 सिर्फ 2% होना चाहिए और टीयर 1 पर ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि टीयर 1 कैपिटल में जो जो चीज़ें आती है वो बहुत लिक्विड फॉर्म में आती है। कभी भी बैंकों को किसी भी टाइप की इमरजेंसी है तो फटाफट से उसको कैश में कन्वर्ट करके बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, आसानी से जो भी परिस्थिति आएगी, कुछ भी पैसे का कोई प्रॉब्लम होगा तो फटाफट से इस टीयर 1 की हेल्प से बैंक उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन टीयर 2 लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, इसीलिए टीयर 2 कम रखने को बोला है और टीयर 1 ज़्यादा रखने के लिए बैंकों को बोला है आरबीआई ने। ठीक है, यही इसका रीज़न है। अब हमने देखा था कि एडिशनल टीयर 1 में क्या क्या हो सकता है। तो एडिशनल टीयर 1 में हमारा परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। अब ये होते क्या है, ये आपके क्वेश्चन में भी V1 टर्म PNCPS का फुल फॉर्म हो गया परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, या PDI होता है परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं कि PNCPS क्या है। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स ये वो शेयर्स हैं, बेसल 3 में बैंकों को परमिशन मिल गया था कि आप ये वाले शेयर इशू कर सकते हैं, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो ये मतलब ये शेयर बाकी शेयरों से कैसे डिफरेंट होते हैं, नाम से पता लग रहा है प्रेफरेंशियल शेयर। तो इन शेयर्स में जो डिविडेंड है, मतलब शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना पैसा लगाया, उसका शेयर खरीद के पैसा लगाया, तो उनको डिविडेंड पे किया जाता है। तो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड हर साल, जो बैंकों का नेट प्रॉफिट है उसमें से बैंक डिविडेंड हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट है। और किसी साल बैंक नहीं पे कर पाया, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हो पाया, कुछ और वजह से बैंक नहीं पे कर पाया, तो फ्यूचर में वो जो शेयर होल्डर है उस डिविडेंड के लिए मांग नहीं कर सकते कि उस साल आपने हमें नहीं दिया था, ऐसे वो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हर साल जो है इनका पेमेंट इनको मिल जाता है, किसको, शेयर होल्डर को। तो उसको बोला जाता है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, परपेचुअल का मतलब क्या होगा, परपेचुअल मतलब जो चीज़ लगातार चलती रहे। ठीक है, लगातार होता रहे कोई चीज़ लगातार। तो ये वही इसका कंसेप्ट है कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि इस डेट पे आपको ये है, इसका मतलब हर साल इसका जो है हिसाब हो जाता है। हर साल जो डिविडेंड है शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाता है, वो होता है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। और बाकी शेयर होल्डर से इनको प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंशियल शेयर है ना, तो बाकी शेयर होल्डर से इनको प्रेफरेंस मिलती है। पहले इनका पेमेंट होगा, इनको डिविडेंड मिलेगा, फिर जो बाकी शेयर होल्डर है उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो बैंक ये वाले जो शेयर है इशू कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, ये एडिशनल टीयर 1 का भी पार्ट होता है। और PDI क्या होता है, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है। सो PNCPS हमने डिस्कस किया, अब इसको इरेज कर लेते हैं और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इसका भी पहला वर्ड है P, परपेचुअल मतलब कोई चीज़ जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता। ठीक है, नो मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट नहीं होता। और जो शेयर होल्डर है, यही बोलिए कि जो इश्यूअर है वो हर साल शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करता है। इसका कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं है, इसमें बस इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसी फॉर्म में जो है पूरा मिल जाता है, तो इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता। ये कब तक रहेगा, जब तक जो इश्यूअर है उसकी कंपनी चलेगी, जब तक वो क्लोज नहीं होती तब तक ये चलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे होता रहेगा। या फिर जो इन्वेस्टर है वो अपना शेयर जो है बेच देता है किसी को, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बेच देता है, तब तक उस जो शेयर होल्डर है उसको जो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होल्डर है, ये जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो होल्डर है तो उसको तब तक पेमेंट मिलती रहेगी। या तो वो खुद से अपने शेयर बेचते किसी और को, अपना जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट किसी और को बेचते, या कंपनी क्लोज होती रही। ठीक है, तो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसका कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। ठीक है, हमें पता लग गया, इन दोनों में आपको डिफरेंस मालूम हो गया ये क्या है और ये क्या है। तो बैंक दोनों ही चीज़ें इशू कर सकता है। ठीक है, ये बेसल 3 में बैंकों को बोल दिया गया था। चलिए, अब हमारी जो जो टर्म्स थी वो हमने देख ली। इस बैंक का देखिए, वो आरबीआई ने बोला ना कि इतना इतना रखना है, ये तो हमें खुद से डेटा याद करना पड़ेगा कि मिनिमम कॉमन इतना है। ये सब हमें 5.5, 1.5 और टीयर 2 मैक्सिमम 2%, इतना हमें खुद से याद करके जाना पड़ेगा। और कैपिटल कंजम्पशन बफर 2.5%, अगर ये इतना है तो ये इतना बैंकों को रखना है 2.5%। ठीक है, ये किसने बोला, ये हमारे आरबीआई बेसल 3 नॉर्म में हमें बोल दिया गया था। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। सो जो टीयर 1 कैपिटल है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होती है मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल और एडिशनल टीयर 1, इनको मिला के टीयर 1 कैपिटल बनती है। ठीक है, मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, दोनों को मिला के बोला जाता है टीयर 1 कैपिटल। और टीयर 2 कैपिटल हमने देखा जो कम लिक्विड फॉर्म में होंगे वो होगा हमारा टीयर 2 कैपिटल। और जो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव वो एडिशनल टीयर 1 में भी आ सकते हैं, जो हमने ये देखा ना PNC, ये एडिशनल टीयर 1 में भी आ सकते हैं और टीयर 2 में भी हो सकते हैं। ठीक है, PNCPS और PDI। चलिए, अब डेटा को रीड कर लेते हैं। इस यूनिवर्सल बैंक का जो डेटा दिया है, इसका जो मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना दिया, 8.5%, कैपिटल कंजम्पशन बफर 2.5% है, और PNCPS परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स या परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट 3.5%, टीयर 2 कैपिटल इस बैंक ने कितना इशू किया, 2.5%,
और टोटल कैपिटल अवेलेबल कितनी है 17%। ठीक है, तो ये डेटा आपको इस वाले बैंक का दिया है। As per Basel III rules of RBI, for the purpose of reporting Tier 1 capital and CRR, any excess additional Tier 1 capital and Tier 2 will be recognized in the same proportion as that minimum capital requirement 9%। तो बोल रहा है कि जो एडिशनल टीयर 1 है वो 1.5% हो सकती है मैक्सिमम, और टीयर 2 2% हो सकती है। ये हमारे बेसल 3 नॉर्म में बता दिया था। इस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जो 9% आप बोल रहे हो, भी बोला है कि जो मैक्सिमम टीयर 2 कितनी 2% हो सकती है, और एडिशनल टीयर 1 ATI हो गया एडिशनल टीयर 1, तो वो 1.5% हो सकती है मैक्सिमम। टोटल 9% जो है ना हमारा मिनिमम जो कैपिटल एडिक्वेसी कितना है, मिनिमम 9% है, मतलब बैंकों को कम से कम इतना रखना है। तो उसमें मैक्सिमम एडिशनल टीयर 1 1.5% और टीयर 2 2% हो सकती है। ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं आपको हमेशा गिवन होगी ये लाइन, ये हमें खुद से याद रखना है। ये मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें खुद से याद रखना है। तो ये 1.5% यही है जो हमने यहाँ पर देखा था ना, 1.5% ये वही वाला है। और क्या था, 2% टीयर 2 होनी चाहिए, T2 हो गया टीयर 2। तो ये भी हमने देखा था कि आपका टीयर 2 मैक्सिमम 2%। तो एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आपको क्वेश्चन बोला है कि ऐसा होना चाहिए। 9% में टीयर 2 मैक्सिमम 2% होना चाहिए, और एडिशनल टीयर 1 ATI जिसको लिखा है 1.5%। वो तो हमने खुद से याद करके जाना है। ये लाइन आपको हमेशा गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो ऐसे गिवन है, पर आपके एग्जाम में आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ये डेटा आपको गिवन रहेगा। चलिए, अब हमने देख लिया ये सारा आपको गिवन रहेगा। जो हमने सारा देखा ना, ये गिवन होगा, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। पहला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल इंक्लूडिंग CCB। सो हमने देखा था कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना था 8.5% इंक्लूडिंग CCB होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर का मतलब क्या होता है, मतलब और ज़्यादा बैंकों को लिक्विडिटी बनाने के लिए कुछ एक बफर अमाउंट, मतलब कुछ और अमाउंट भी आपको रखना पड़ेगा। आप रख रहे हैं टीयर 1 की फॉर्म में, टीयर 2 की फॉर्म में, ठीक है, उसके अलावा भी आपको थोड़ा सा और बफर रखना पड़ेगा, ताकि कुछ इमरजेंसी है तो वो जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है इस बफर के थ्रू पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये और ज़्यादा बैंकों को प्रॉब्लम आ जाती है, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा बैंकों ने अगर पैसा रखा होगा CCB के नाम पे, तो बैंकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये CCB का वही पर्पज़ है, जिसको 2.5 को मैंने बोला था ना कि 31 मार्च 2020 तक रखना है, लेकिन कोरोना की वजह से वो टाइम एक्सटेंड हो गया, तो ये वही है। तो RBI ने बोला एक ही बार में मत रखिए, स्टेजेस में रख लीजिए। तो कुछ स्टेजेस में डिवाइड करना था कि इस साल से हर साल इतना इतना करके बढ़ा लीजिए, तो ये उस तरह से था। ठीक है, 2.5%। तो बोला है कि पहले क्वेश्चन में कि टोटल बताइए कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल CCB को मिला के इस बैंक का, ये जो यूनिवर्सल बैंक का डेटा गिवन है। तो क्या करेंगे, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल इंक्लूडिंग CCB, तो दोनों को ऐड करने को बोल रहा है। तो 8.5 और 2 कितना हो जाएगा, 8.5 और सॉरी 2 नहीं है, ये 2.5 है। तो 8.5 में आप 2.5 ऐड करके कितना हो जाएगा 11%। तो ये टोटल कितना आ गया 11%। C हो गया इसका आंसर। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल CET कैपिटल इंक्लूडिंग CCB, मतलब कॉमन इक्विटी टीयर 1 बताइए कैपिटल कंजर्वेशन बफर को मिला के। तो इस बैंक का CET कॉमन इक्विटी 8.5 है और CCB 2.5 है, तो मिला के कितना हो गया 11% हो गया। ठीक है, चलिए एक एक नंबर कैसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ एकदम सिंपल मिलेंगे और कुछ थोड़े से हार्ड भी मिलेंगे। देख लेते हैं आगे का। सेकेंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS, और ये आपका PDI यानी कि परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट PDI एलिजिबल फॉर टीयर 1। बोल रहा है कि जो PNCPS और जो PDI है वो टीयर 1 के लिए कितना एलिजिबल है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे जो लिखा था ये कितना क्लियर है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था कि अगर कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 1.5% है तो एडिशनल टीयर 1 कितना हो सकता है 1.5% हो सकता है। अगर सॉरी ये अगर 5.5 है, यानी कि अगर हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 5.5 है तो ये कितना होगा एडिशनल टीयर 1 होगा 1.5। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसको मैं साफ साफ लिख रही हूँ, जो पॉइंट की बात है वो होनी चाहिए 5.5। ये हमें खुद से याद रख के जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एडिशनल टीयर 1 ATI हम लिखते हैं, एडिशनल टीयर 1 कितना होना चाहिए, जो हमारा PNCPS और PDI की फॉर्म में होता है, तो वो होना चाहिए 1.5। ये है मिनिमम, अगर कम से कम ये इतना रहेगा तो ये मैक्सिमम 1.5 रहना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर टीयर 1 बन जाता है 7%। ये दोनों का सम अप हो गया टीयर 1 7%। चलिए अब T2 की बारी आएगी। टीयर 2 कितना होना चाहिए 2% मैक्सिमम, 2% मैक्सिमम। तो आपको याद रखना है कि अगर कॉमन इक्विटी टीयर 1 मिनिमम 5.5 है तो एडिशनल टीयर 1 1.5% मैक्सिमम होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात, अगर कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 5.5 है तो टीयर 2 कैपिटल 2% होनी चाहिए मैक्सिमम। ये दूसरी बात। ठीक है, ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। और अगर कोई पूछता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है तो 2.5% इतना होगा। तो सबको मिला के 7 में 2 ऐड किया 9% तो बैंक रखते हैं ना मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी, जो CR कैपिटल जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो 9% है वो इन दोनों को मिला के ही होता है। ठीक है,
कैपिटल में टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल आती है, तभी उनका सम 9% है। तो हमने देखा कि ब्रेकअप कैसे है, 9% का 7 और 2, ठीक है। अब कैपिटल का असर्शन बफर 2.5%, तो 9 में 2 मिला लो 11.5, तो टोटल 11.5 होने चाहिए इंक्लूडिंग सीसीबी, ठीक है। लेकिन सीसीबी का स्टेजेस में मैंने बोला था कि एक ही बार में नहीं रखना बैंकों को, तो इसका टाइम आपका 31 मार्च 20 में पूरा हो रहा था, पर अभी वो एक्सटेंड हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएनसीपीएस मींस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स एलिजिबल फॉर टियर 1, मतलब टियर 1 में हम ऐड कर सकते हैं, कितना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा कॉमन इक्विटी टियर 1 5.5% है, तो जो एडिशनल टियर 1 है जिसमें परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, तो वो कितना होना चाहिए 1.5%, क्योंकि आप जो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स या पीडीआई है परपेचुअल डेब्ट उसको आप एडिशनल टियर 1 में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टियर 2 में ऐड कर सकते हैं। तो टियर 1 के लिए जो है एडिशनल टियर 1 के लिए कितना एलिजिबल है, तो अगर ये 5.5% होता, ये तो हमारे बेसल में बोला है, तो हमें याद रखना पड़ेगा ना। अगर ये 5.5% होता तो आप या तो बोलिए एडिशनल टियर 1 या ये बोलिए कि पीएनसीपीएस यानी परपेचुअल नॉन, तो वो 1.5% होना चाहिए। यानी अगर ये अगर 5.5 है मिनिमम, तो ये 1.5 होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये एक इक्वेशन बना कि अगर कॉमन इक्विटी टियर 1 5.5 है, तो एडिशनल टियर 1 या पीएनसीपीएस या पीडीआई आप बोलिए, वो होना चाहिए 1.5%, ठीक है। ये हमारे बेसल में, ये हमें खुद से याद करके जाना होगा। चलिए पहले इक्वेशन बन गई कि अगर हमारा कॉमन इक्विटी टियर 1 5.5% है, तो हमारा एडिशनल टियर 1 या पीएनसीपीएस बोलिए वो कितना होना चाहिए 1.5%। ये हमारी इक्वेशन हमें खुद से हमें खुद से याद करके जाना है, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सल बैंक है उसका डेटा क्या है, ये तो ओवरऑल सबके लिए है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको जो बताया, ये सभी बैंकों के लिए, ये स्टैंडर्ड है, मतलब सब बैंकों को फॉलो करना है। अब बैंकों की अपना उनका एनपीए या उनका अपना प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं, ये तो मिनिमम है, ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला है, इस बैंक ने कितना रखा है, इस बैंक का कॉमन इक्विटी टियर 1 कितना है, देखिए ये जो यूनिवर्सल बैंक है इसका कॉमन इक्विटी टियर 1 ज़्यादा है, कितना 8.5, क्योंकि आरबीआई ने बोला मिनिमम आप 5.5 रखिए। बैंकों की अपनी जैसी मतलब जितना उनका प्रॉफिट है, जैसा भी वो रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस बैंक ने, यूनिवर्सल बैंक ने 8.5 रखा है, कितना 8.5, तो इसका कितना होना चाहिए, मतलब ये कितना एडिशनल ऐड कर सकते हैं, एडिशनल टियर 1 में कितना हो सकता है। तो इक्वेशन में बोला कि अगर अभी 5.5 है कॉमन इक्विटी टियर 1, तो 1.5 होना चाहिए पीएनसीपीएस या आप बोलिए एडिशनल टियर 1। लेकिन इस यूनिवर्सल बैंक का 5.5 नहीं है, इसने कितना रखा है कॉमन इक्विटी टियर 1, इसने रखा है 8.5। तो अगर 8.5 है तो कितना होना चाहिए, देखिए अगर 5.5 है तो 1.5 होना चाहिए, अगर 8.5 है तो कितना होना चाहिए, वही वाला हो जाएगा। अगर 1 रुपये में 2 टॉफीज आती तो 4 रुपये में कितनी टॉफीज आएगी, तो आप कैसे करते हैं 2 × 4 और ये आपका 1। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर ये 5.5 है तो ये 1.5 है, अगर ये 8.5 है तो कितना होगा, तो 1.5 × 8.5 डिवाइड बाई 5.5, ठीक है। तो 1.5 को 8.5 से डिवाइड करेंगे और उसको 5.5 से आप डिवाइड कर देंगे और फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आपका परसेंट पे, ठीक है, इतना परसेंट, क्योंकि ये सब परसेंट में ही चल रहा है ना, कि अगर ये 5.5% है तो ये 1.5% होना चाहिए। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलती है कि अगर कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल 5.5% है, तो ये 1.5% होना चाहिए, क्या एडिशनल टियर 1 जिसमें हमारा पीएनसीपीएस आ रहा है। तो पीएनसीपीएस का ही पूछा था ना कि कितना एलिजिबल है टियर 1 के लिए, टियर 1 में जो एडिशनल टियर 1 है उसकी बात की जा रही है। तो अगर ये 5.5 है तो ये 1.5 है, लेकिन जो कॉमन इक्विटी टियर 1 वो 5.5 नहीं है। इस यूनिवर्सल बैंक का देखिए कितना है, 8.5 है। तो 8.5 है तो क्या होगा, 8.5 × 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5, तो उसको अगर आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.318। सो बी हो गया इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके का आपका, यानी कि 2.318 जो परसेंट है वो एलिजिबल रहेगी पीएनसीपीएस के लिए। कितने में से, वो आपका अगले क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएनसीपीएस नॉट एलिजिबल फॉर टियर 1। तो टोटल थी कितनी, पहले हमें देखना पड़ेगा कि पीएनसीपीएस है कितनी। तो इस बैंक की टोटल कितनी है, इस बैंक की पीएनसीपीएस है 3.5%, ठीक है। तो 3.5% टोटल है, उसमें से टियर 1 कैपिटल के लिए कितनी एलिजिबल है 2.318। हमें कैसे पता लगा, अभी हमने कैलकुलेट किया कि 5.5 है तो ये 1.5 होना चाहिए एडिशनल टियर 1 जिसमें पीएनसीपीएस को हमने इंक्लूड किया। अगर ये 8.5 है तो ये इतना होना चाहिए, ठीक है। तो 2.318 इतनी एलिजिबल है टियर 1 के लिए, यानी जो एडिशनल टियर 1 है उसके लिए एलिजिबल है। तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएनसीपीएस में से कितनी एलिजिबल नहीं है टियर 1 के लिए, तो जो बच गया वो एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल कितनी थी देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि टोटल पीएनसीपीएस 3.5 थी, तो 3.5 में से 2.318 एलिजिबल है, कितनी एलिजिबल नहीं होगी, 3.5 में से माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा वो एलिजिबल नहीं होगी, है ना। 3.5 में से 2.318 तो एलिजिबल है, तो कितनी एलिजिबल नहीं है, जो बच गया, यानी 3.5 - 2.318, इसीलिए इसको माइनस किया,
जो बच गया वो एलिजिबल नहीं होगी, यही पूछा ना नॉट एलिजिबल, इसीलिए माइनस कर दिया। तो 3.5 में से आप 2.318 को माइनस करेंगे अपने कैलकुलेटर से, ये सब परसेंट में, ठीक है, क्वेश्चन में ये सब परसेंट की बना है ना, तो सब परसेंट में 3.5% में से 2.318% को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो इतनी जो है टीयर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगी। टोटल जो भी था हमारा PNCPS टोटल कितना था हमारा, टोटल था हमारा 3.5%। तो उस 3.5% में से हमने देखा कि कितनी एलिजिबल है टीयर 1 के लिए, तो 2.318 एलिजिबल है, कितनी एलिजिबल नहीं है, तो टोटल 3.5 में बच जाएगा माइनस करके, वो एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ये कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 1.182, तो आपका बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसमें 2 आपको बी दिए तो ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ए बी सी और डी ये 4 आपके ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ टीयर 2 एलिजिबल फॉर CRAR, तो टीयर 2 कितनी एलिजिबल है, सेम जैसे पूछा था ना एडिशनल टीयर 1 या जिसको PNCPS की हमने पढ़ा था, वैसे टीयर 2 का भी देखना पड़ेगा कि कितनी टीयर 2 कितनी एलिजिबल है, मतलब इस वाले जो यूनिवर्सल बैंक का उसकी कितनी कैपिटल CRAR कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो के लिए कितनी जो है एलिजिबल होगी, तो देखना पड़ेगा। पहले हम अपना स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मतलब जो जनरली सभी बैंकों पे फॉलो होता है। क्या रूल है, वो रूल हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि अगर कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5 है तो एडिशनल टीयर 1 होनी चाहिए 1.5, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक और चीज़ भी हमने लिखी थी कि अगर कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5 है तो टीयर 2, अब हमें टीयर 2 की बात की जा रही है, अब PNCPS की बात नहीं की जा रही है, हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसकी दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि अगर कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5 है तो टीयर 2 कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2% होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, मैक्सिमम 2%। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड रूल है, हमारा दूसरा रूल जिसको मैंने नाम दिया था, वो हम यूज़ करेंगे कि अगर CET1 यानी कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5 है तो टीयर 2 मैक्सिमम 2% होगी, और ये मिनिमम है, मतलब कम से कम ये 5.5 है तो ये मैक्सिमम कितनी होगी, टीयर 2 2% होगी। इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, अगर ये 5.5% है यानी कॉमन इक्विटी टीयर 1 तो 2% क्या होगी हमारी, टीयर 2 मैक्सिमम इतनी होगी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीयर 2 एलिजिबल, तो टीयर 2 इस क्वेश्चन में कितना एलिजिबल है, ये जो यूनिवर्सल बैंक है ये तो स्टैंडर्ड है फॉर्मूला, मतलब ये सभी बैंकों के लिए, ये RBI के रूल के हिसाब से। पर ये जो यूनिवर्सल बैंक है इसके बारे में क्या है, इसका देखना पड़ेगा ना कि इसका कॉमन इक्विटी टीयर कितना है। तो इस बैंक का कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना है, देखिए कॉमन इक्विटी इस बैंक का कितना है 8.5%, तो इस बैंक की कैलकुलेशन तो 8.5 के हिसाब से होगी। ये कैलकुलेशन किस हिसाब से, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो फॉर्मूला है, मतलब ये सभी के लिए RBI ने स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना आपको रखना है, तो आपको ये, अगर आप ये इतना रख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम ये इतना रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला RBI की जो बेसल 3 नॉर्म्स है उसके हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में क्या है वो देखना होगा हमें। इस बैंक ने, यूनिवर्सल बैंक ने कितना रखा, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रखा 8.5%। ठीक है, वो हमने देखा ना यहाँ पर, वो यहाँ पर गिवन है कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कितना है यूनिवर्सल बैंक का 8.5%। तो अगर इस बैंक ने 8.5% रखा है तो 8.5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, अगर 5.5% है कॉमन इक्विटी टीयर 1 तो टीयर 2 होती है मैक्सिमम 2%। ठीक है, अगर ये 8.5 है तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर 5.5 है तो 2 आपको रखना पड़ेगा मैक्सिमम टीयर 2। अगर 5.5 कॉमन इक्विटी टीयर 1 है तो 2% आपको टीयर 2 रखना ही पड़ेगा, ये RBI ने बोला है। लेकिन इस बैंक ने कॉमन इक्विटी टीयर 1 कितना रखा है वो देखना पड़ेगा। इस बैंक ने रखा है 8.5%, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 8.5%। तो 8.5% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 5.5% के लिए 2 होता है तो 8.5% के लिए कितना रख सकता है, तो वही 1 रुपये में 2 टॉपिक्स आते हैं तो 2 रुपये में 4 टॉपिक्स, वही वाला हिसाब है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8.5 और डिवाइड बाई 5.5। ठीक है, तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 को आप 5.5 से डिवाइड कीजिए और ये भी आंसर किसमें हमारा परसेंट में आ जाए, तो 17 को 5.5 से करेंगे तो 3.091% इतना कुछ आपका आंसर आएगा। तो ये आपका कौन सा ए हो गया इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना रख सकता है ये जो बैंक है, ये टीयर 2 कितना रख सकता है 3.091, ये इतना रख सकता है। ठीक है, ये किस हिसाब से कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन इसी हिसाब से RBI ने बोला है कि अगर आप कॉमन इक्विटी टीयर 1 मिनिमम 5.5 रखते हैं तो टीयर 2 आप मैक्सिमम 2% रख सकते हैं। लेकिन इस बैंक ने तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 ज़्यादा रखा है तो टीयर 2 ये भी तो ज़्यादा रख सकता है ना, वही मैं कैलकुलेट करके बताना है कि कितना रख सकता है। तो अगर 5.5 रखते हैं तो 2% रखना पड़ता है, लेकिन इसने 8.5 रखा है, इस बैंक ने, यूनिवर्सल बैंक ने, तो 8.5 रखा है तो इसको 2 × 8.5 डिवाइडेड बाई 5.5, तो ये बैंक 3.091 टीयर 2 रख सकता है। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, ये इतना जो है टीयर 2 के लिए इतना एलिजिबल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS PDI मीन्स परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर टीयर 2, तो टीयर 2 के लिए कितना एलिजिबल है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बैंक टीयर 2 कितनी रख सकता है, ये बैंक टीयर 2 रख सकता है 3.091, तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये बैंक अपना टीयर 2 जो कैपिटल है वो 3.091 रख सकता है।
टीयर 2 का आप एक अलग बैग की तरह लीजिए, एक पर्स, एक बैग होता है ना, आप इसको बैग की तरह ट्रीट कीजिए। इस बैग में 3.091 तक का ये सामान रख सकता है, 3.091% का सामान रख सकता है इस बैग के अंदर। टीयर 2 यही तो उसकी कैपेसिटी है ना, इस बैंक की कितनी कैपेसिटी, मतलब कितनी इसको पावर है कि 3.091 तक का टीयर 2 रख सकता है। पर इस बैंक ने कितना इशू किया टीयर 2, देखिए टीयर 2 कैपिटल इशू बाय बैंक, तो कितना टीयर 2 कैपिटल इस बैंक ने इशू किया, इसने सिर्फ 2.5% इशू किया है। ये एलिजिबल इतने के लिए है, ये इतना कर सकता है, पर इसने सिर्फ 2.5% ही इशू किया है। बाकी का क्या होगा, मतलब ये रख सकते हैं इस बैग में, लेकिन इसने सिर्फ 2.5% ही, मतलब इतना इस बैग में रखने की इसको कैपेसिटी दी, इतनी पावर दी गई कि तुम अपने बैग में 3.091% सामान रख सकते हो। लेकिन इसने जो टीयर 2 इशू की इस बैंक ने, वो हमने डेटा को देखा कि सिर्फ 2.5% आ रहा है, यानी कि इसने सिर्फ इस बैग में 2.5% रखा है। बाकी का क्या, बाकी की भरपाई ये PNCPS से कर सकता है, ठीक है। तो बाकी जो बच गया उतना वो PNCPS के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए तो कितना बच गया, देखना पड़ेगा ना कितना बच गया। तो 3.091 में से 2.5 को माइनस कर दीजिए, इतना बच गया। तो इतना ये जो बच गया, इसको इसकी भरपाई किससे करेगा, PNCPS से करेगा। तो PNCPS क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज अमाउंट ऑफ PNCPS एलिजिबल फॉर टीयर 2, इतना अमाउंट जो रहेगा, जो भरपाई होगी वो PNCPS के थ्रू की जा सकती है। टीयर 1 में जो एडिशनल रहता है उसमें PNCPS PDI यूज़ हो सकता है, और टीयर 2 में भी अगर कुछ कमी रह जाए तो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, PNCPS। पर लिमिट में, मतलब जो हमें बोला ना कि 5.5 है तो 1.5, वो जो लिमिट, सॉरी 5.5 है तो 1.5, तो वो जो लिमिट है उसके हिसाब से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। तो आपको समझ आएगा कि ये जो PNCPS टीयर 2 के लिए कितना एलिजिबल है, जो बच गया वो एलिजिबल रहेगा। तो हमने देखा कि 3.091 जो टीयर 2 की इस बैंक की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी इस बैंक की, मतलब इतना ही एलिजिबल है, टीयर 2 के लिए एलिजिबल है कि ये 3.091% टीयर 2 रख सकता है। लेकिन इस बैंक ने कितना टीयर 2 इशू किया, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि टीयर 2 इशूड बाय बैंक कितना है, 2.5% है, कितना है 2.5%, 2.5%। तो जो बच गया माइनस कर लीजिए, इतने के लिए एलिजिबल और इतने का इसने इशू किया, तो एलिजिबल है 3.091 के लिए, और उसने इशू कितने का किया, 2.5 का। तो बाकी जो बच गया, यानी कि माइनस करके देखिए कितना बचा, 0.059%। तो जो बच गया इसकी भरपाई कहाँ से करेगा, वो PNCPS से। तो इतने के PNCPS वो इशू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS, व्हाट इज अमाउंट या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ PNCPS एलिजिबल फॉर टीयर 2। तो कितना एलिजिबल है टीयर 2 के लिए, तो ये जो बच गया था इसकी हम भरपाई PNCPS से करेंगे। तो उसको मैं ऐसे बोल सकते हैं कि ये PNCPS वो है जो कि टीयर 2 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.059%। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला 5th क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें एग्जैक्टली माइनस क्यों किया है। इसलिए किया है क्योंकि हमने देखा कि इस बैंक की जो रिक्वायरमेंट थी, इसने जितना रखा था उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन कितना आ रहा था। अगर किसी बैंक ने 5.5 और 5% कॉमन इक्विटी टीयर 1 रखा होता तो उसको 2% तक की पावर थी कि वो मैक्सिमम टीयर 2 2% रख सकते हैं। ये हमें याद करके जाना पड़ेगा, ये हमने पहले पेज में देखा था, है ना, यहाँ पे हमने देखा था, ये हमें याद करना पड़ेगा कि अगर ये 5.5 है तो एडिशनल टीयर 1 1.5 और टीयर 2 2%। ये हमने दो इक्वेशन करके हमने एक तरह से सीखा था। तो अगर ये 5.5 है तो ये 2% होना चाहिए, लेकिन इस बैंक ने 5.5 नहीं रखा, इसने कॉमन इक्विटी रखा 8.5। तो 8.5 रखा तो ज़्यादा रखना चाहिए ना, तो कितना रखना चाहिए वो हमने देखा यहाँ पे। अगर 5.5 है तो 2% रख सकता है, लेकिन अगर 8.5 है तो ज़्यादा होगा, तो कितना 2 × 8.5 डिवाइडेड बाय 5, 3.09। तो इतना ये रख सकता है, लेकिन इसने रखा कितना, मतलब इतने के लिए एलिजिबल है कि करार की कैलकुलेशन के लिए इतने के लिए टीयर 2 रख सकता है, उतना ये टीयर 2 रख सकता है। लेकिन इस बैंक ने कितना टीयर 2 इशू किया, कितना रखा है, देखिए टीयर 2 सिर्फ 2.5% है। तो जो ये एलिजिबल 3.0 कितना था, ये 3.091 एलिजिबल 3.091% के लिए, इसने रखा सिर्फ 2.5%। तो जो बच गया उसको कैसे वो कंप्लीट करेगा, उसको वो पूरा करेगा PNCPS इशू करके। तो वही पूछा था कि कितना PNCPS एलिजिबल है, तो माइनस करके जो आ जाएगा ना 0.59, तो इतना ये इशू है। मैंने ये क्वेश्चन रिपीट भी कर दिया ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर का हो गया होगा अभी तक। चलिए डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS या PTI, ये हो गया हमारा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट एलिजिबल फॉर टीयर 2। टीयर 2 के लिए कितना एलिजिबल नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था, वहाँ हमने क्या देखा था कि जो टीयर 2 है उसमें कितना 0.591% जो है PNCPS जो कि एलिजिबल है टीयर 2 के लिए। कैसे, टीयर 2 का आप मान लीजिए एक बैग है यूनिवर्सल बैंक का टीयर 2, तो उस बैग का कितना कैपेसिटी है उसका हमने लिमिट इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीयर 2 एलिजिबल फॉर दिस बैंक।
दिस बैंक ना, यूनिवर्सल बैंक, तो इसका कैपेसिटी था टीयर 2 का 3.091। तो ये जो टीयर 2 नाम का बैग है इसमें 3.091% वो सामान रख सकता है, इतना इसका कैपेसिटी है। पर अभी इस बैंक ने कितने का टीयर 2 इशू किया, ये हमने यहाँ पे देखा था सिर्फ 8 नहीं, इस बैंक ने टीयर 2 हाँ सिर्फ 2.5%। तो इसका जो कैपेसिटी है टीयर 2 का वो 2.5% है। इस बैंक ने सिर्फ 2.5% इशू किया, ये हमने देखा ना, इस बैंक ने सिर्फ 2.5% इशू किया, पर कैपेसिटी ज़्यादा है, कितना है 3.09 जो भी हमने बोला। तो इस बैंक ने T2 ने कितना रखा है, सिर्फ 2.5% का ही इशू किया, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है, ये कितना रख सकता है ये बैंक, ये रख सकता है 3.091। तो जो बच गया, कितना बच गया 3.091 माइनस 2.5, तो कितना आया था 0.591%। तो जो जगह बच गई है उसमें कितना है 0.591%। ये जो जगह बच गई है, जगह किससे पूरी की जाएगी, ये पूरी की जाएगी PNCPS या PDI से। तो वही पूछा था ना कितने एलिजिबल है, तो एलिजिबल कितने हैं 0.591%, सिर्फ इतना ही इसमें रख सकते हैं। तो इतने की जगह बची है, सिर्फ 2.5% का ऑलरेडी इशू हो गया, जो T2 नाम का बैग है उसमें सिर्फ 0.591 की जगह बची। वही पूछा था कि कितने PNCPS इस जो टीयर 2 बैग है उसके लिए एलिजिबल है, यानी उस बैग में आ सकते हैं। तो हमने माइनस करके देखा, जितना जो स्पेस बचा उतना ही आ सकता है, तो इसलिए हमने बोला 3.091 टोटल जो कैपेसिटी है इस बैंक की, इतना मतलब इतना टोटल एलिजिबिलिटी है, मतलब इतने के लिए एलिजिबल है, लेकिन इसने सिर्फ इशू किया है 2.5 का। तो जो बच गया उसकी भरपाई वो PNCPS से करेगा। जैसे हम एडिशनल टीयर 1 में परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स या PDI हम यूज़ करते हैं, ऐसे हम इसमें भी कर सकते हैं, तो उससे करेगा। तो हमने बोला कि इतना है 0.591%। अब इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज अमाउंट ऑफ PNCPS नॉट एलिजिबल फॉर टीयर 2। तो हमें देखना पड़ेगा कि PNCPS कितने बचे थे, कितने बचे थे PNCPS। देखिए PNCPS टोटल थे कितने, PNCPS थे कितना डेटा में 3.5, तो टोटल 3.5 थे। तो टीयर 2 में जो जगह बच गई भरपाई के लिए जो परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल को यूज़ किया जा रहा है, तो क्या इससे पहले जो 3.5% है क्या ये टोटल अवेलेबल है, या इसमें से कुछ कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, कहाँ गया, वो टीयर 1 का जो एडिशनल है वहाँ पे भी तो हमने परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल को यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है देखना पड़ेगा कि टीयर जो परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल है इनका कितना स्टॉक बचा है। ठीक है, तो टोटल 3.5% है, तो देखते हैं कि कितना यूज़ हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS एलिजिबल फॉर टीयर 1। तो टीयर 1 के लिए हमने यूज़ किया था कितना 2.318, इतना यूज़ किया था, किस में से 3.5 में से। जो हमारे पास PNCPS 3.5% है उसी ये इसी बैंक के है, ठीक है, इसी बैंक का जो 3.5% है इसमें से हम टीयर 1 जो एडिशनल टीयर 1 है उसके लिए हम 2.318 यूज़ कर चुके हैं। तो अब टीयर 2 में जो जगह बच गई और उसके लिए हम ये PNCPS यूज़ करने वाले हैं, तो वो जो बचा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आधा तो खर्च हो गया, ऐसा नहीं कि हमारे पास पूरा 3.5 बचा है, नो, इससे पहले एडिशनल टीयर 1 में भी PNCPS यूज़ हो चुके हैं, तो इसलिए PNCPS खर्च हो गए। तो 3.5 में से जो एडिशनल टीयर 1 के तौर पे खर्च हुए हैं उसको माइनस करके देखना पड़ेगा। तो एडिशनल टीयर 1 पे 2.318 खर्च हुए, तो बच कितना गया 3.5 में से उसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि टोटल 3.5 था और एडिशनल टीयर 1 में 2.318 खर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो 3.5 में से 2.318 को माइनस कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में माइनस किया तो कितना आया था 1.8182। तो यानी हमारे पास जो PNCPS का जो स्टॉक बचे है वो सिर्फ 1.182% बचा है। तो कहीं पे भी अगर चाहे आप बोले टीयर 2 या कहीं पे भी और जरूरत पड़ेगी तो जितना बचा वही तो दे सकते हैं। तो PNCPS कितना बचा है 1.182। ठीक है, हमें मालूम हो गया कि PNCPS कितना बचा है। ठीक है, तो PNCPS बचा हमारे पास 1 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.182। लेकिन जो टीयर 2 के बैग में जगह खाली है वहाँ पे कितना रखा जा सकता है, जो क्योंकि बैग की जो एलिजिबिलिटी उस हिसाब से उसमें सामान रख सकते हैं ना। टोटल जो PNCPS वो बचे हैं स्टॉक एडिशनल टीयर 1 के बाद तो बचे हैं 1.182%। ठीक है, लेकिन ये जो बैग है हमारा टीयर 2 नाम का बैग जिसमें 2.5% का तो इस बैंक ने इशू कर दिया, तो जगह कितनी बची इस बैग में, इस बैग में जगह बची है 0.591 सॉरी, हाँ एक ही बात है 0.5, सिर्फ जगह बची है 0.591। बाकी का क्या होगा, बाकी का हम बोलेंगे एलिजिबल नहीं है। आप अपना जो PNCPS वापस ले जाइए, उसका जगह नहीं तो कहाँ हम उसको रखें, ऐसे ही बोलेंगे ना। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। इस क्वेश्चन में पूछा था कि कितना एलिजिबल है टीयर 2 के लिए, हमने देखा कि जगह जितनी थी बैग में 0.591%, तो हमने बोला कि इतना एलिजिबल है। लेकिन अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज अमाउंट ऑफ PNCPS नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं है। तो जो बच गया, क्योंकि PNCPS ज़्यादा है, देखिए PNCPS 1.182 है और बैग में जगह सिर्फ 0.591 है। ये तो वही हो गया ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे वैकेंसी है 0.591% लोगों की, लेकिन जो बाकी के लोग आए वो 1.182% आए, तो बाकी लोगों का क्या होगा, उसको हम भेज देंगे वापस, जगह नहीं है तो कहाँ से उनको रख सकते हैं ना। वही चीज़ यहाँ पे कि जो T2 नाम का बैग है उसमें जो जगह बची है PNCPS की वो सिर्फ 0.591% है, लेकिन जो PNCPS का जो स्टॉक बचा हमारे पास वो है 1.182। तो यानी कि PNCPS ज़्यादा है। तो हम अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं
कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएनसीपीएस नॉट एलिजिबल फॉर टीयर 2, यानी कि टीयर 2 वाले बैग में वो नहीं आ पाएगा। तो जो बच गया, जो डिफरेंस रह गया वही तो होगा। तो देख लीजिए 1.182 तो टोटल है, उसमें से बैग में कितना आ पाएगा 0.591, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, जो बच जाएगा वो एलिजिबल नहीं होगा या वो बैग में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 1.182 में से आप 0.591 को माइनस कीजिए तो ये जो बच गया है ना सेम बचेगा। 1.182 में से आप 0.591 माइनस कीजिए तो 0.591 ही आएगा, तो ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जगह नहीं है बैग में, T2 नाम के बैग में, तो कहाँ इसको रखें, वही वाली बात हो गई। तो इसीलिए T2 नाम का बैग है, उसमें जो एलिजिबल है वो सिर्फ 0.591, और जो इनएलिजिबल है यानी कि नॉट एलिजिबल है उसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो पीएनसीपीएस बच गए मतलब 3.5 नहीं लेना, नहीं 3.5 से पहले हमने एडिशनल टीयर 1 में भी कुछ पीएनसीपीएस यूज़ किए थे, तो जो बच गया कितना बचा था, उसके बाद बचा था हमारा 1.182। ठीक है, तो इस 1.182 में से टीयर 2 बैग में सिर्फ 0.591 है, इसलिए इतनी जगह तो एलिजिबल इतना होगा। और पूछेगा कि पीएनसीपीएस नॉट एलिजिबल, जो एक्स्ट्रा पीएनसीपीएस रह गए तो उसको हम नॉट एलिजिबल बोल देंगे, क्योंकि जगह नहीं तो कहाँ उसको रखें। ठीक है, इसीलिए तो यही पे हमने किया कि 1.182 टोटल था, इसमें से 0.591 को हमने माइनस किया तो कितना बचा 0.591, तो ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नॉट एलिजिबल। तो कौन सा आंसर आ गया 0.591 पॉइंट, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन रखेंगे 0.591। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टार्टिंग मिस्टेक भी हो जाता है, तो ये वही है। चलिए 6 क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल। तो टोटल एलिजिबल कैपिटल में क्या आ जाएगा, जैसे हमने बोला था ना 9%, ऐसे इसका बताना टोटल एलिजिबल कैपिटल। तो हमने देखा था कि इसमें आता है टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में तो एक तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 आता है, और क्या आता है एडिशनल टीयर 1 आता है। ठीक है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 और एडिशनल टीयर 1, और टीयर 2 हमारा हो गया, टीयर 2 हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो आपका कॉमन इसमें आपका होगा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल, ये आपका इन्होंने सॉल्व कर रखा है इंक्लूडिंग सीसीबी। इंक्लूडिंग, अगर सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन आपका है इंक्लूडिंग सीसीबी, मतलब कैपिटल कंजम्पशन बफर को इंक्लूड करके, या कई बार आपको पूछेंगे कि एक्सक्लूडिंग सीसीबी, आपको देखना पड़ेगा कि एक्सक्लूड करके इंक्लूड करके। इसमें ये जो लाइन है ये ऐसा रहेगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल इंक्लूडिंग सीसीबी। अगर इंक्लूड करके बोला है तब आपको ऐसे सॉल्व करना है, और अगर आपको सिर्फ लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल तब आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अगर मेंशन है इंक्लूडिंग सीसीबी तभी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आप लिखेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल इंक्लूडिंग सीसीबी, सीसीबी को इंक्लूड करके। तो कितना था हमारा, हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल इंक्लूडिंग सीसीबी, तो कितना था 11%, तो एक आ गया हमारा 11%, पहला आ गया हमारा 11%। ठीक है, ये आ गया कॉमन इक्विटी टीयर 1 इंक्लूडिंग सीसीबी। फिर आता है एडिशनल टीयर 1। एडिशनल टीयर 1 कितना था इस बैंक का, हमने देखा था कि एडिशनल टीयर 1 यानी कि पीएनसीपीएस, क्योंकि पीएनसीपीएस ही थे जो कि एडिशनल टीयर 1 का पार्ट थे। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएनसीपीएस एलिजिबल फॉर टीयर 1 कितना था 2.318, तो ये हमारा आ गया एडिशनल टीयर 1 2.318। दूसरा आ गया, ये आ गया एडिशनल टीयर 1 जिसमें हमने बोला था पीएनसीपीएस है। नेक्स्ट टीयर 2, व्हाट इज पीएनसीपीएस एलिजिबल फॉर टीयर 2। ठीक है, तो पीएनसीपीएस कितने एलिजिबल टीयर 2 के लिए 0.591। व्हाट इज अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल T2 में देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज एलिजिबल T2 कैपिटल, पीएनसीपीएस में हमें टीयर 2 देखना है। ठीक है, एडिशनल टीयर 2 ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ जो टीयर 2 है। तो टीयर 2 कितनी एलिजिबल है इस बैंक की, इस बैंक का जो T2 नाम का जो बैग था हमने बोला था ना, उसमें कितना टोटल आ सकता था सामान, उसमें आ सकता 3.091। ठीक है, तो टीयर 1 में हमने कॉमन इक्विटी टीयर 1 इंक्लूडिंग सीसीबी लिया, फिर एडिशनल टीयर 1 लिया, और फिर T2 लिया, तो इनको मिलके क्या आता है टोटल कैपिटल आ जाती है। ठीक है, तो 3.091, तो इसीलिए जो हमारी T2 थी वो कितनी थी टीयर 2 यानी कि 3.091। तो इससे इनको आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 16.409 या 16.41 आप बोल लीजिए, तो डी हो गया इसमें करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप सब पूछ सकते हैं व्हाट इज अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल इंक्लूडिंग सीसीबी, तो सीसीबी को इंक्लूड करके या एक्सक्लूडिंग सीसीबी, या सीसी को एक्सक्लूड करके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इस बैंक का टोटल एलिजिबल कैपिटल आ जाएगा। 7th हो गया इसका, डी हो गया इसका करेक्ट।